बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बडानी टास्क के साथ मैं हूं मुमताज़ अहमद बडानी। आज हम आपको लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। हमारे दोस्त हैं डॉक्टर ग़ुलाम मोहम्मद जोयो साहब, माशाअल्लाह तैफ़ की मारूफ समाजी शख्सियत हैं, बहुत ही नेक दिल इंसान हैं। तो कम्युनिटी के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो उनके यहाँ आ रहे हैं अमेरिका से हमारे भी बल्कि उनके भी दोस्त जनाब काजी खालिद साहब, वो भी तशरीफ़ लाएंगे। उनके साथ फिर डीजी हाजी अब्दुल वहाब सोमरू साहब वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं। तो वहाँ हम जाएंगे, हमने खाना भी उधर ही खाना है, इंशाल्लाह इशाए है उनके यहाँ। तो वहाँ उनसे डीजी हाजी अब्दुल वहाब सोमरू साहब से भी गुफ्तगू करेंगे। मेरा ताल्लुक़, क्योंकि तमाम दोस्तों को पता है कि मैं मीडिया से मेरा ताल्लुक़ है, तो हमारी जो ख़बरें मिलती रहती हैं 2-3 साल से, जबकि उनकी पोस्टिंग हुई है यहाँ पे, माशाल्लाह हज्जाज कराम के अच्छे इंतज़ामात देखने को मिले हैं। खाना भी उन्हें अच्छा मिलता है, रिहाइश भी उनकी अच्छी होती है हमेशा। तो शिकायत तो कहीं ना कहीं होती तो है, लेकिन बहुत कम। तो हम आज उनसे गुफ्तगू करेंगे, हज का अहवाल जानेंगे और ये भी उनसे पूछेंगे कि आने वाले वक्त में क्या उनकी यानी गवर्नमेंट की जानिब से क्या पॉलिसीज़ हैं, हज्जाज की सहूलत के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। तो सब की चीज़ उनसे जानेंगे। मेरे साथ चलते हैं जनाब डॉक्टर ग़ुलाम मोहम्मद जोयो साहब के दौलत खाने पे। तो बाकी गुफ्तगू वहाँ होगी। जो हज्जाज हैं, जो रिहाइश है उनकी बड़ी अच्छी अजीज़ा में, या जिस तरह मदीना में आप फरमा रहे हैं वहाँ पे भी अच्छी रिहाइश है, इसमें कोई शिकायत कभी नहीं आई। लेकिन एक थोड़ी सी शिकायत है, इस हवाले से थोड़ा सा आप बता दें। जब मिना में पहुँचते हैं वहाँ पे हज्जाज कराम को तकलीफ़, इस बार तो काफ़ी लोगों ने मुझे भी कॉल करके मुझसे भी वो कहा कि हम बड़े परेशान हैं, हमें जगह तंग है और वहाँ कूलर है तो वो चल भी नहीं रहे, या चल रहे हैं तो ठंडक नहीं पहुँच रही, गर्मी से परेशान है, जगह बड़ी तंग। इस हवाले से आप क्या फरमाएंगे? क्या अच्छा, पहले तो ये मैं आपको क्लियर कर लूँ कि हज मिशन का या किसी भी मुल्क के हज मिशन का मशायर के अंदर कोई रोल नहीं होता। मशायर जो है वो एक्सक्लूसिवली सऊदी गवर्नमेंट और उसके एजेंसीज़ का अफेयर होता है, ठीक है ना। और जब हम किसी चीज़ को डिस्कस करते हैं तो बेहतर है कि उसको कंपैरेटिव एनालिसिस की जाए तो ज़्यादा बेहतर है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आप पिछले 10 साल के अखबारात उठा के देख लीजिए, ठीक है ना। हर मुल्क को मिना में शिकायत होती है और उसकी क्या डायनामिक्स है? उसकी डायनामिक्स ये हैं कि मिना में आपको पर हाजी जो स्पेस मिलता है वो लेस देन 0.9 स्क्वायर मीटर होता है। आप यही मेरे सामने नाप लें कि 0.9 स्क्वायर मीटर एक बंदे का स्पेस आपको मिलता है। तो अगर आपको 10 लोगों के लिए वो 9 स्क्वायर मीटर होगा। 9 स्क्वायर मीटर पे अभी मुझे सामने बंदे सुला के देखते हैं कि कितने सोते हैं। ये क्यों हो रहा है? अगर आप में से बहुत कम लोगों को शायद ये मालूम हो कि जो मिना है वो तकरीबन 8 स्क्वायर किलोमीटर का फासला है मिना का टोटल कवर्ड एरिया। जो अरफात है वो 33 स्क्वायर किलोमीटर का उसका कवर्ड एरिया है, और जो मुज़दलिफ़ा है वो 12 स्क्वायर किलोमीटर पे कवर्ड है। तो आप जो कंप्लेंट्स की नेचर देखेंगे वो इन साइज़ों से कोरिलेट करती है। जहाँ सबसे कम एरिया है वहाँ सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स होंगी। अरफात में आपको बहुत कम कंप्लेंट मिलेंगे क्योंकि बहुत बड़ा स्पेस है। तो ये मिना का बाय नेचर स्पेस ऐसा है। और आपने नोट किया होगा, इसको हल करने के लिए सऊदी गवर्नमेंट जो सोच रही है कि वो वर्टिकल चली जाए इन फ्यूचर। आपने 8 टावर्स देखे होंगे मिना में, वो भी हज के टाइम पे यूज़ होते हैं। तो सऊदी सरकार इन कंसल्टेशन विद लॉट ऑफ अदर पार्टीज़ इस पे गौर कर रही है कि फ्यूचर के लिए हम कितने और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग वहाँ पे बना सकते हैं, ताकि ये जो पर पिलग्रिम इतना कम स्क्वायर मीटर स्पेस दिया जाता है। मिसाल के तौर पे आप सोचें कि एक सिंगल स्टोरी बिल्डिंग सारे मिना में बन गई, तो यही स्पेस जो 0.9 स्क्वायर मीटर है वो जो है ना 1.8 स्क्वायर मीटर हाजी को होगा। तो ये सिर्फ पाकिस्तान का इशू नहीं है, ये पूरी दुनिया का इशू है। लेकिन उसके बावजूद भी आप अप्रिशिएट करें सऊदी गवर्नमेंट को। मैं हज के इसको इस तरह से भी आपको बताऊं, कभी आपने ये सोचा है कि जो हाजी मशायर में 2, ढाई, 3 दिन का कंप्लेंट कर रहा है,
اس نے باقی حج میں مشکلات کون سی دیکھی ہیں؟ وہ ڈے ون سے جب لینڈ کرتا ہے تو ایئر کنڈیشن بلڈنگ میں تینوں وقت رہتا ہے، ایئر کنڈیشن گاڑی میں وہ حرم جاتا ہے، اور 3 وقت کا کھانا بھی ایئر کنڈیشن اپنی بلڈنگ میں کھاتا ہے. تو مجھے کبھی کبھار یہ پتہ نہیں چلتا کہ آخر حاجی نے مشکلات دیکھی کہاں پہ ہیں، کون سی وہ جگہ ہے. تو یہ مشاعر میں تھوڑی سی جو چیز آتی ہے نا، میرے نزدیک اس کو کمپلینٹ کرنا نہیں بنتی، کیونکہ آخر حج عید کرنے آئے ہیں نا آپ. تو حج میں اگر آپ کو تھوڑی سی، اور پھر حج میں یہ آپ احرام باندھ کے کیوں اس طرح سے چلتے ہیں، یہ آپ کو روزے محشر کے دن کا ایک دکھاوا ہوتا ہے نا، کہ اس طرح سے انسانوں نے اس طرح سے آنا ہے. اور اگر آپ فلاسافیکلی دیکھیں تو شاید یہ جو منا کا ایریا ہے نا جس میں آپ جا کے قیام کرتے ہیں، یہ آپ کو انسان کو ایک یہ بھی سبق دیتا ہے کہ اس دنیا میں پتہ نہیں اتنے کتنے لوگ ہیں جو اس طرح کی کنڈیشن میں رہ رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو کبھی ان لوگوں کا خیال آیا ہے جو دنیا میں اس طرح کی کنڈیشنز میں رہتے ہیں، یا اس کنڈیشن میں آپ خود رہ کے جب یہاں سے واپس جائیں گے تو آپ ایسا کیا کچھ کریں گے کہ ایسے لوگوں کی یہ کنڈیشنز بہتر ہو سکے؟ تو ایک بہت یعنی بڑا وزڈم ہے اس کے پیچھے، جن کنڈیشن سے آپ یہ 3-4 دنوں میں مشاعر میں گزرتے ہیں. اور یہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، یہ سب کے ساتھ ہی ہے. لیکن آپ اپریشیٹ کریں کہ اس کے بعد 2.5 ملین لوگ، 25 لاکھ کا مجمع، ایک ایسی ایکسرسائز جو انتہائی ڈائنامک ہے. سعودی عربیہ بہت سختی سے اپنا سکسیس سے اس کو مینیج کر رہا ہے. یعنی آپ 8 ذی الحجہ کی رات کو موو کرتے ہیں، صبح 9 ذی الحجہ کو عرفات چلے جاتے ہیں، پھر آپ رہتے ہیں رات کو مزدلفہ میں، پھر واپس آتے ہیں، پھر طواف زیارہ ہے، طواف وداع ہے، بیچ میں 3 رات جمرات کرتے ہیں. تو یہ 25 لاکھ کا مجمع مسلسل چل رہا ہوتا ہے، مسلسل اپنی جگہ بدل رہا ہوتا ہے. تو اس طرح اس مجمع کی ٹرانسپورٹیشن، اس مجمع کی موومنٹ، کھانا پینا، اس میں کچھ تو پرابلم ضرور پیش آئیں گی نا. مطلب اسی وجہ سے آپ کو یہ کبھی کبھار، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا پکچر از ورتھ the 1000 words. تو آپ کو ایک چھوٹا سا ویڈیو کہیں سے ملے گا جہاں بندہ ہائے ہائے کرتا ہوا نظر آئے گا تو اس کا زیادہ امپیکٹ ہوگا. لیکن اگر آپ کو اخبار میں یہ خبر ملے کہ جی 50 لوگوں کو تکلیف ہوئی وہاں پہ، تو آپ کو یہ اپیل نہیں کری. تو یہ آج کل کے سوشل میڈیا میں اس سے کہیں زیادہ مشکلات پچھلے حجوں میں آتی تھیں. اس وقت سوشل میڈیا نہیں ہوتا تھا، نہ آپ ریکارڈنگ کر کے بھیجتے تھے. تو اس لیے آپ کو کبھی کبھار لگتا ہے کہ آج کے 5 لوگوں کی بھی آپ کو ویڈیو مل گئی جو چیخ رہا ہے ون وے اور ادر. بٹ یہ 5 لوگ اس 25 لاکھ کا کتنا پرسنٹیج ہے؟ لیٹ سے اگر منا میں 1000 لوگوں نے، 2000 نے، 5000 نے، 10,000 نے کوئی ایشوز بیان کیے، تو واٹ از دس 10,000 ایز اے پرسنٹیج آف 2.5 ملین؟ لیس دین 1%. تو وہ آپریشن جو 99% ٹھیک جا رہا ہو، 1% جس میں مشکلات آئیں، کیا ہم اس کو برا آپریشن کہیں گے یا اچھا آپریشن کہیں گے؟ تو ہمیں اپنا زاویہ وسیع کرنے کی ضرورت ہے، اور لوگوں کو وہاں سے اپنے آپ کو پریپیئر کر کے آنے کی ضرورت ہے کہ یہ 5-6 دن تھوڑی بہت مشکلات ان کو ایکسپیرینس ہو جائیں گی. ایسے لوگ آ جاتے ہیں جنہوں نے کبھی منا کی تصویر بھی نہیں دیکھی، اور اچانک سے وہ ایئر کنڈیشن کمرے میں جب 16x16 میں آ جاتے ہیں جہاں 16 لوگ ہیں، تو پہلے تو کہتے ہیں کہ یہاں رہنا پڑے گا. یعنی آپ اتنی بھی ریسرچ کرنے نہیں آتے، زندگی کے موسٹ امپورٹنٹ جرنی پہ جا رہے ہیں. تو لوگوں سے بھی ہماری گزارش یہ ہے کہ وہ تھوڑی سی ریسرچ کر کے ویڈیوز، آج کل تو یوٹیوب کا دور ہے، اس پہ ویڈیوز دیکھیں، منا کیسا ہوتا ہے، عرفات کیسا ہوتا ہے، موومنٹ کس طرح سے ہوتی ہے، کتنا مجمع ہوتا ہے. ہمارے پاس تو ڈائلسس کے بھی پیشنٹ چلے آتے ہیں. اب آپ مجھے خود بتائیں کہ انہوں نے اپنے ساتھ کیا کوئی یہ آنیسٹی دکھائی کہ جب اللہ میاں کہتے ہیں کہ جی آپ اگر صاحب استطاعت اور فزیکلی فٹ ہوں تو حج پہ آئیں، آپ کے پاس ڈائلسس کا پیشنٹ آ جاتا ہے، 9 منتھ پریگننٹ ویمن آ جاتی ہے جس کا ڈیورنگ حج جو ہے ڈیلیوری ہو جاتی ہے. تو ہمیں اپنے پہ بھی ریسٹرکٹ رکھنا چاہیے. فزیکلی فٹ ہوں آپ تو آپ آئیں. تھوڑی بہت تکلیف ہوتی ہے حج میں، انلیس کہ جنوری فروری میں جب کہیں ہو جائے تو شاید اتنا درجہ حرارت نہیں. سر یہ پاکستان میں میڈیکل نہیں ہوتا؟ ہوتے ہیں بالکل ہوتے ہیں. دیکھیں میں جب جن کی بات کر رہا ہوں نا، وہ بہت تھوڑی سی پرسنٹیج ہوتی ہے، 50-100 لوگ اس قسم کے آ جاتے ہیں. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ لوگ اپنی اس طبیعت کی وجہ سے جب یہاں پہ خدا نخواستہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو اس کو پروجیکٹ تو اس طرح کی جاتی ہے نا کہ یہ حج میں اتنے لوگ مر گئے، 40 لوگ مر گئے. اگر آپ ان 40 لوگ جو جن کی ڈیتھ ہوئی ہے ان کی اگر ہسٹری دیکھیں میڈیکل، تو شاید 90% ان میں وہ لوگ تھے کہ جن کو آنا ہی نہیں چاہیے تھا حج پہ. اتنے کو ماربڈ فیکٹرز ہوتے ہیں، 90 سال کے، 80 سال کے لوگ، اس عمر کے لوگ بھی آ جاتے ہیں. تو یہ اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں.
हमारी पूरी कोशिश है, और सऊदी सरकार की सिंगल मोस्ट जो प्रायोरिटी हमने हज में ऑब्जर्व किया टू मिनिमाइज द कैजुअलिटीज, कि कम से कम अम्मात हो। उसके लिए आपको उसको 10 किलोमीटर भी चलाना पड़ेगा ना, वो चलाएंगे आपको। तो इसलिए ये मशायर के जितने सारे रूट्स या ये मक्का वगैरह के जो ये रूट्स बनाए गए हैं या मुकर्रर किए गए हैं, उनके पीछे विजडम यही है कि कम से कम कैजुअलिटीज़ हो। बहरहाल एक रिलीजियस यानी इस्लाम का रुकन है, सारे लोगों ने इकट्ठाई आना है, इकट्ठाई करना है, तो इस वजह से ओवरवेलमिंग एक्सरसाइज होती है। इसमें कुछ लोग घबरा जाते हैं, कुछ लोग पहली मरतबा इतने बड़े क्राउड का हिस्सा बनते हैं तो चीखना शुरू कर देते हैं। लेकिन अदरवाइज मेरे ख्याल में हमारे जो अरेंजमेंट्स होते हैं या जो सऊदी सरकार के अरेंजमेंट्स होते हैं वो अच्छे होते हैं काफ़ी। तो इंशाल्लाह इस मरतबा सरकारी जो हज स्कीम के तहत कितने तकरीबन हजाज आ रहे हैं आप? देखें, पाकिस्तान को कोटा जो मिलता है ना, वो 1,79,210 का कोटा मिलता है हमेशा ही, एज अ परसेंटेज ऑफ योर पॉपुलेशन। वो एक इंटरनेशनली रेशो फिक्स्ड है मुस्लिम पॉपुलेशन के हिसाब से। अब हमारा तकरीबन पूरा ही हो जाता है हर साल, ठीक है। पिछले साल अगर वो जो हमसे लोग कम हो गए थे ना, तो वो हमने प्राइवेट सेक्टर को दे दिया था, उन्होंने पूरे कर दिए थे। तो तकरीबन 1,70,000 80,000 आ ही जाते हैं। हाँ, कोई वजह बन जाती है, कभी कोई इकोनॉमिक कंडीशंस ऐसी हैं कि डिमांड थोड़ी सी कम आ जाती है, तो अभी भी उम्मीद यही है कि हमारे पूरे ही लोग आएंगे, जिसमें 50% हम कैटर करते हैं, 90,000 और 90,000 जो है प्राइवेट सेक्टर कैटर करता है। माशाल्लाह ये 1,80,000 तकरीबन लगभग जो हजाज इंशाल्लाह इस मरतबा हज करेंगे, तो उन्हें हम खुशखबरी सुना दें कि इंशाल्लाह इसी मरतबा खेमे में जो है ना एसी होगा, उनको सबको। देखिए, बात ये है कि मैंने आपसे एक इरादा जाहिर किया है, मेरी ये है नहीं कि मैं वक्त से पहले चीज़ों को कहूँ। आज आपने आज यहाँ पे पकड़ लिया है मुझे, तो मुझे बताना पड़ रहा है, लेकिन हम कोशिश ये करें तो उम्मीद अल्लाह ताला से अच्छी रखनी चाहिए। हमारी कोशिश ये है कि इंशाल्लाह इस मरतबा सारे सरकारी हुजाज को खेमों में जो है मशायर में वो एसी मिलेगा इंशाल्लाह। अब नॉर्मली इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, वो हमारे बड़े जो है वो मिनिस्ट्री में अनाउंस करते हैं, ठीक है। तो हम भी एहतियात करते हैं कि वो हमारी लेवल पे ना है। एक मरतबा ऊपर से जब अनाउंस हो जाती है तो फिर हम उसको करते हैं, लेकिन इंटेंशन यही है। तो इंटेंशन की हद तक आप इसको मेंशन कर सकते हैं कि इंशाल्लाह आप लोगों को बेहतरी सहूलियात मिलेंगी। सोनू साहब, आप बता सकते हैं तकरीबन कितने साल आपको यहाँ पे माशाल्लाह हो गया आपकी पोस्टिंग में? मुझे यहाँ तकरीबन 1.5 साल हुआ है। 2 हज मैंने करा लिए हैं, 23 का और 24 का, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा आप खुद भी हज किया हुआ है मशक्क़त? मैंने जब आपको मैं ये बताता चलूँ कि सऊदी अरब में ये मेरी दूसरी पोस्टिंग है। मैं 2013 से 2016 तक जो है वो अपना कमर्शियल काउंसलर था यहाँ पे। तो उस दौरान मैंने 2 हज कर लिए थे, ठीक है। अभी मैं जब होता हूँ तो मैं हज नहीं करता, मैं अपनी टीम के साथ काम करता हूँ हज के दौरान, क्योंकि मुनासिब नहीं लगता कि आप हेड हो के आपकी तवज्जो हुजाज पे होनी चाहिए ज़्यादा। तो अल्लाह ताला ने पहले बड़ा करम किया है, फिर पोस्टिंग गुजर गई तो फिर एक और हज कर लेंगे माशाल्लाह। गवर्नमेंट ने भी पिछले सालों के मुकाबले में काफ़ी अच्छे इक़दामात पिछले साल से ख़ास तौर पे शुरू किए हैं, और उनमें से ये है कि एक तो गवर्नमेंट ये हुजाज को जो है वो यहाँ आके सिम लेनी नहीं पड़ती, वो वहीं से यूफोन की सिम ले आते हैं, जिस पे व्हाट्सएप भी चलता है, जिस पे वो आपस में मैसेजेस भी कर सकते हैं, लोकल कॉल्स भी कर सकते हैं। दूसरा, लास्ट टाइम हमने शुरू किया था रूम चॉइस के पहले जो पॉलिसी हमारी होती थी कि जितने सारे मेल्स और फीमेल्स आते थे उनको सेपरेटली मेल्स को अलग से और फीमेल्स को अलग से कमरे दिए जाते थे। पिछले साल से हमने चॉइस दी थी कि भाई अगर कोई एक्स्ट्रा पे करके 2 बेड वाला कमरा या 3 बेड या 4 बेड वाला लेना चाहे तो अब वो लोग अकोमोडेट हो जाते हैं। इस साल में उसको मज़ीद बढ़ाया है कि फॉर्म में एक एडिशन की है कि आप जो ग्रुप डिक्लेयर करते हैं अपने आप को 7-8 बंदे या जो भी, उनसे भी सवाल पूछा है कि क्या आप एक कमरे में रहना चाहते हैं। तो अगर वो हाँ का जवाब देते हैं, यानी अगर उसमें नामहरम कोई नहीं है और रहना चाहते हैं, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम हुज्जाज अब इस तरह से एकोमोडेट हो जाएंगे कि वो अपनी फैमिलीज़ के साथ या अपने दोस्तों यारों के साथ रहेंगे। अच्छा, लास्ट ईयर हमने स्टैंडर्डाइज्ड लगेज किया था, जैसे इंडोनेशिया का होता है कि पाकिस्तानी हाजी का बैग बड़े दूर से पहचाना जाता है कि पाकिस्तानी हाजी का बैग है। हमें एक प्रॉब्लम आती थी कि हाजी जो है वो मिना में अपना लगेज कभी कभार बैग साथ लेके जाते थे, जैसे कभी कभार कैंप्स में जो है वो प्रॉब्लम हो जाती थी, किसी का बेड कम हो जाता था या जगह नहीं मिलती। तो इस साल हम उसमें भी मिना बैग्स को जो है वो इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, शोल्डर टाइप बैग के, सिर्फ वही ले जाने की इजाज़त होगी हाजी की।
اس مرتبہ ہم یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم ہمیشہ جو ڈی پیکیج لیتے ہیں سرکاری حجاج کے لیے اس میں مشاعر میں، اس میں ڈی پیکیج میں بائی ڈیفالٹ ایئر کولر لگا ہوا ہوتا ہے. تو اس مرتبہ منسٹری یہ بھی کنسیڈر کر رہی ہے کہ ہم ایئر کولر سے پرماننٹلی ایئر کنڈیشنر پہ شفٹ ہو جائیں، کہ مشاعر میں جو 5 سے 7 دن جو حاجی رہتے ہیں تو ایئر کولر ریلائبل نہیں ہوتا، ہوا کا مسئلہ ہوتا ہے، گرمی بہت زیادہ ہوتے ہے. پچھلے سال بھی 51.8 ڈگری سینٹی گریڈ تھا. اس سال انشاءاللہ سارے حاجیوں کو مشاعر میں بھی جو ہے وہ ایئر کنڈیشن کی سہولت ملے گی. اس میں پھر چارجز بڑھ جائیں گے یا وہی چارجز ہوں گے جو گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے؟ دیکھیے، اگر شاید یہ اپنی تعریف کرنے والی بات ہوگی، اگر آپ 2023 کے اور 2024 کے چارجز دیکھیں تو شاید 2019 کے برابر ہیں، کیونکہ 2023 سے میں جو ہم نے حاجیوں سے پیسے لیے تھے اس میں ہم نے 16 ارب روپے بچا کے واپس کیے تھے. ٹھیک ہے، تو 2024 کا جو پیکیج تھا وہ 2023 سے بھی تھوڑا کم رکھا تھا ہم نے، اور اس میں بھی ہم نے تقریباً 8 بلین جو روپے ہیں، 8 ارب روپے وہ حاجیوں کو واپس کرنے جا رہے ہیں 2024. ہماری پوری کوشش ہوگی کہ حج کی جو ہے وہ کاسٹ نہ بڑھے، لیکن آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ حج کی کاسٹ ریال میں اتنی زیادہ نہیں بڑھ رہی جتنی آپ کی روپے کی ڈیویلیویشن کی وجہ سے بڑھ رہی. تو اگر آپ کا 70% ڈیویلیویشن ہو گئی تو جو حج آپ انہی ریالوں میں پاکستانی روپوں میں لیٹ سے 6 لاکھ میں کرتے تھے آج سے 4-5 سال پہلے، وہی حج اگر ریال وہی بھی ہو تو آپ کا 9 یا 10 لاکھ پہ چلا گیا. تو حج کا جو ایکسپینسو ہونا ہے وہ کرنسی سے ریلیٹڈ ہے. ان تمام تر چیزوں کے باوجود جو فیسلٹیز پاکستانی سرکاری اسکیم میں ہوتی ہیں، ہمارا حج انڈاؤٹیڈلی دنیا میں موسٹ ان ایکسپینسو یعنی سب سے سستا حج ہے. یہ ہم نے پورا سروے کر رکھا ہے. اب انڈیا کی اگزامپل لے لیں، بنگلہ دیش کی اگزامپل لے لیں، ملائیشیا کی لے لیں، انڈونیشیا کی لے لیں، ہمارا حج روپی پیرٹی جس کو کہتے ہیں نا، اس میں سب سے سستا حج ہے ابھی بھی. 3 وقت کا کھانا جو ہے مثلا ہمارے نیبرنگ کنٹریز کے حج میں کھانے کا پروویژن نہیں ہوتا، کھانا ان کو خود کھانا پڑتا ہے. بلڈنگس ہماری ریزنیبل اچھی ہوتی ہیں، بہت کم کمپلیٹ آتی ہیں، ایئر کنڈیشن بلڈنگ ہوتی ہیں. ہم عزیزیہ اور بھتہ قریش میں نارملی بلڈنگ لیتے ہیں. کیونکہ جو اگر آپ حرم کے نزدیک چلے جائیں تو وہ بلڈنگ جو آپ کو سیزن کے لیے 6 سے 12 ہزار ریال میں ملے گی، ہم وہ بلڈنگ عزیزیہ میں یا بھتہ قریش میں لیتے ہیں تقریباً 2000 سے 2500 ریال تک، جس میں حاجی کو پھر ہم وہ بسیں لگا کے دیتے ہیں اور وہ 5 وقت جو ہے نا حرم میں بسوں پہ آتا جاتا ہے. تو الحمدللہ جو سیٹسفیکشن ہے حاجیوں کی پچھلے 2-3 حجوں میں وہ بہت اچھی گئی ہیں. کاسٹ کو بھی ہم نے منیمائز کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اگر کاسٹ کا کوئی بھی امپیکٹ آتا ہے تو یوں سمجھے کہ یہ ہمارے بہاف پہ نہیں ہے کہ ہم اس کو بڑھاتے ہیں. ہم اچھا نیگوشیٹ کرتے ہیں. 2 فیکٹر یہی ہیں، ایک تو سعودی عربیہ کا جو انفلیشن ریٹ ہے، مثال کے طور پہ آپ کو جو 3 سال پہلے کھانا ملتا تھا جتنے ریال میں وہ آج اتنے ریال میں نہیں ملے گا. تو اگر جو کھانا ہمیں 25 ریال میں ملتا تھا اگر وہ آج 28 ریال میں مل رہا ہے تو یہ کاسٹ ہماری وجہ سے نہیں بڑھی ہے، یہ یہاں کی اکانومی کی وجہ سے بڑھی ہے. پلس وہ جو یہ 28 سے 35 پہ چلا گیا ہے تو وہ باقی والا فرق جو ہے آپ کا ڈیویلیویشن کی وجہ سے آ گیا. تو ہمارے ہاں تھوڑا سا یہ مس نامر ہے کہ جی سستا حج جب ہی ہوگا جب آپ کی کرنسی اسٹرانگ ہوگی. ٹھیک ہے نا، اس کا لنکیج زیادہ تر ان فیکٹر سے ہے. اس کے باوجود سپلائی اور ڈیمانڈ والی بات ہے. جو سرکاری حج اسکیم ہوتی ہے نارملی وہ ڈی پیکیج اس لیے بھی رکھتے ہیں کہ ہم پاکستان میں ان حجاج کرام کو یا ان سیگمنٹس آف دا سوسائٹی کو کیٹر کرتے ہیں جو انتہائی غریب ہوتے ہیں، بہت عرصے سے پیسہ بچا رہے ہوتے ہیں اور ان کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ وہ مہنگا حج کر سکے. لیکن یہ بھی آپ کو انشاءاللہ ملے گا. کچھ ایسے بھی آپ کو کمپیریزن ملیں گے جہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ وہ ان سے حج کرنے والے زیادہ پریفر کرتے ہیں اب سرکاری حج. تو ہم کوشش یہ کریں کہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم ایون سرکاری حج اسکیم ہے وہ ایک برانڈ کے طور پہ سامنے آئے اور لوگ اسی کاسٹ میں پریفر کریں کہ جی ہمیں سرکاری حج کرنا ہے. لاسٹ ایئر بھی الحمدللہ ہمارے سارے کے سارے حاجی جو ہے وہ مدینہ میں مرکزیہ کے اندر تھے، یعنی ایک حاجی بھی مرکزیہ سے باہر نہیں گیا تھا. یہ بڑا چیلنج تھا. یہ دس واز آلموسٹ دا فرسٹ ٹائم ان دا ریسنٹ ہسٹری آف حج. ہم نے 100% ٹرین لی تھی حاجی کے لیے اپنا
मशायर में ट्रेन का एडवांटेज ये होता है कि आपको पैदल नहीं चलना पड़ता जमरात करने के लिए, आप स्टेशन से ही जाएंगे, जमरात करके उसी ट्रेन से स्टेशन पे ही वापस आएंगे, और आपको इस गर्मी में अपने खैमे से लेके स्टेशन तक कम से कम जो है ना वॉक करने की जरूरत पड़ेगी। ट्रेन पे सफर जी जी, ट्रेन में जो मशायर के अंदर जो होती है। सही जी सर जी, आपने बिल्कुल बजा फरमाया, आपकी इससे हम इत्तेफाक भी करते हैं। फरमा रहे हैं पहले भी आपकी यहाँ पोस्टिंग थी, अभी भी माशाल्लाह आप डीजी हज हैं हमारे उस हजात के लिए माशाल्लाह बड़ा अच्छा वो कर रहे हैं। हम भी सुनते रहते हैं, मीडिया में भी आता रहता है, क्योंकि हम भी उनसे मुंसलिक हैं। आपके जो मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं या हेड हैं उमर भट्ट साहब, उनके ज़रिए आपकी तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं पहुँचती हैं माशाल्लाह बड़ी अच्छी वो चलती रहती हैं। लेकिन इसी दौरान जो आपने तजर्बा हासिल किया, आप वो हजाज को क्या हिदायत जारी करेंगे भी वो वहाँ से जिस तरह सफ़र करते हैं यहाँ आते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए? देखिए, हज एक स्पिरिचुअल एक्सरसाइज है, ठीक है ना। सबसे बड़ी चीज़ ये कि आप ये देखेंगे कि भी जब आप हज के लिए आ रहे हैं तो फिर हज पे ही फोकस करें। गैर ज़रूरी किस्म की जो है मौज़ूओं पे बहस करना, मुझ में लगाना या वो ना, उससे एहतियात बनें। अपना ज़्यादातर फोकस इबादत पे ही रखें, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि जो हज के जो इंस्ट्रक्शंस हैं आपको बताए जाते हैं, उन पे हद से ज़्यादा एहतियात करें, क्योंकि यहाँ ये जो 25 लाख का मजमा है ना, ये एक प्रोग्राम के तहत मूव करता है। आपको कौन से टाइम पे बिल्डिंग से निकल के आपको मिना जाना है, वहाँ से कौन से टाइम पे आपको ट्रेन पकड़नी है, वहाँ से किस वक्त अरफात जाना है। तो ये अपने अपने जो आपके मुआवनीन होते हैं उनके साथ आप मुसलसल राब्ते में रह के उनकी जो मशवरे से है अपनी मूवमेंट्स करें। और दूसरी ये बात कि सब्र और तहम्मुल से काम किया करें, अपना गुस्सा न किया करें, आपस में झगड़ा वगैरह ना किया करें, क्योंकि यही वो दिन है कि जिसमें आपका जो है वो तबीयत वगैरह या एप्टीट्यूड वगैरह ये टेस्ट होते हैं। तो जितना आप अपने आप को इबादत के लिए वक़्फ़ रखेंगे और सऊदी कवानीन पे जितना अमल करेंगे, उनके मुताबिक चलेंगे, उतना ये अच्छा आपका हज होगा। जैसे मैंने आपसे कहा ना, हज हम आते तो लोग 40 दिनों के लिए, लेकिन वो मेनली 3-4 दिन ही मशायर वाले हैं जिसमें आपको मज़ीद एहतियात की ज़रूरत है। तो गैर ज़रूरी गुफ्तगू से परहेज़ करें, सऊदी कानून की जो है ना वो पाबंदी करें, और अपने जो मुआवनीन हैं आपसे उनके साथ राब्ते में रहें, उनके हमेशा डायरेक्शन पे अमल किया करें, खाने पे ज़्यादा न लड़ा करें, क्योंकि हम जो खाना खिलाते हैं लोगों को वो पेशावर से लेके यहाँ तक जो है कराची तक के पता नहीं 100 टेस्ट बर्ड्स बन जाते हैं। तो हमारा मेन्यू चाहे दुनिया का कितना ही बेहतरीन मेन्यू होगा, कुछ ना कुछ लोगों को प्रॉब्लम रहेगी। और उसकी मैं मिसाल आपको एक दूँ कि एक बिल्डिंग में किसी ने शिकायत की कि जी हमारा मेन्यू ठीक नहीं है। तो मैंने पूछा जी आप कितने लोग हैं बिल्डिंग में? उन्होंने कहा 300। मैंने कहा आप लोग 300 एक कागज़ पे मेन्यू लिख के 300 के 300 दस्तखत कर दें, मैं वही मेन्यू लगा दूंगा। 5 दिन गुजर गए, फिर मैं उनसे मिला कि हाँ भाई आप लोगों ने मेन्यू बनाया। उन्होंने कहा 10 भी दस्तखत नहीं हुए। कहते ये नहीं होगा। तो मैंने कहा कि मुझे 90,000 का मेन्यू बनाना पड़ता है, तो क्या इज़ इट पॉसिबल कि मेरे मेन्यू से 90,000 लोग खुश हों? ज़रूर कुछ लोग ऐसे होंगे, कोई कहता है ये चाहिए, कोई कहता है ये चाहिए। आपको हज के दौरान आपको एनर्जी मेंटेन रखने के लिए कुछ अच्छा खाने को चाहिए, तो आप उस पर फोकस रखा करें। ये हमारी आपसे गुजारिश है। चलो माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। आखिर में जाते जाते थोड़ा सा वो करेंगे कि कोई दिलचस्प वाक़या जो इसी दौरान जो आपका पीरियड है, इसको वाक़या पेश आया जो आपको याद हो, कोई यादगार हाजियों के साथ कोई हो तो वो फिर बता दे कोई इस तरह। यार देखें, कुछ हुज्जाज ऐसे होते हैं, मिसाल के तौर पे ये जो हमारे हुज्जाज कराम ज़ख्मी होते हैं फॉर वन रीज़न आर दी अदर, ठीक है, वो हमें ले गए, मतलब उनको वो हॉस्पिटल में जब एडमिट हो जाते हैं तो मैं एज अ डीजी मेरा फ़र्ज़ बनता है उनकी मिजाज कुर्सी के लिए मैं गया। तो मुझे मुल्तान का एक हाजी, अगर ये वो देखेगा उसको याद आ जाएगा, उसके साथ मेरी गपशप हुई और वो मेरा ख्याल है तकरीबन 60s में था। उसका पाँव ज़ख्मी था, प्लास्टर हुआ था। मैंने बड़ी कोशिश की उससे कहूँ कि यार आपको हमसे क्या शिकायत है? उसने कहा सर कोई शिकायत नहीं। उसने कहा जितना अच्छा आपने हमें रखा हुआ है, हमें तो कभी घर वाले भी इस तरह अच्छा नहीं रख सकते। मतलब लिटरली उसके यही अल्फाज थे। और ये कि आपने खाना हमें दी, भर के खिलाया, आपने बेहतरीन रिहाइश हमें दी, गाड़ियाँ हमारे लिए मौजूद थी, तो शिकायत आखिर किस बात की करें? मैंने कहा उससे कि यार उसके बावजूद भी कुछ लोग शिकायत करते हैं, जी बस देर से आती है, जी ये होता है।
कहता है सर हज करने आए हैं, आप कमाल करते हैं, हज में कहीं से कोई थोड़ी बहुत भी अगर तकलीफ ना मिले तो फिर हज किस बात का। तो कुछ लोगों ने इतना इम्प्रेस किया, मतलब रूह जिसको कहते हैं ना ताज़ा हो जाती है। लेकिन हमें आपको एक और दिलचस्पी वाक़या बताऊं कि ऐसे भी हो जाते हैं, मैं किसी कम्युनिटी का नाम नहीं ले रहा। एक लोगों को हमने जो है ना एक अच्छा सा होटल दिया, मेरा ख्याल है 3-4 स्टार होटल था, वहाँ में उन्होंने अंदर जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, हमने कहा भाई क्यों? कहते हैं इसमें कमोट लगा हुआ है, ये गैर इस्लामी है, हमें वो वाली जगह दें जिसमें WC लगा हुआ हो। तो ऐसे प्रॉब्लम्स भी पेश आते हैं। लेकिन हम वही बात है कि जो बहुत मल्टी कल्चरल मल्टी एथनिक डाइवर्स सोसाइटी हो उसमें ये प्रॉब्लम आती हैं। तो अगर आप हमारा पेशावर से लेके कराची तक आएँ तो बहुत शेड्स आपको कल्चर में भी मिलेंगे, आपको खानों में भी मिलेंगे। तो बहरहाल ये हमारे लिए चैलेंज हमेशा रहती है कि इतने डाइवर्स जो ग्रुप है उसको सेटिस्फाई रखना और इकट्ठा रखना, वो अपनी जगह एक ये चैलेंज होता है। अल्लाह ताला कामयाबी देता है, नियत साफ होती है। बहुत शुक्रिया सर। जी,